हेलो बच्चों, कैसे हैं? मेरा नाम उदयवीर सिंह है और हम आज 10th क्लास का फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो 10th क्लास के फिजिक्स का पहला टॉपिक है लाइट। तो चलिए हम लाइट स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स सी। तो लाइट, और लाइट में क्या है हमारा? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो लाइट में सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो लाइट में हम रिफ्लेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों लाइट के बारे में बात करते हैं। तो लाइट क्या होता है, बताइए क्या होता है लाइट? जी, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which makes things visible to us। ठीक है, तो लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी है which makes things visible to us। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर लाइट हमें कैसे चीजों को विजिबल करता है। तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे, जैसे हमारे लिए सभी के लिए लाइट का सोर्स क्या है? हम सभी के लिए लाइट का सोर्स सन है। तो सपोज करिए ये सन है और सन से लाइट आ रही है हमारे पास। तो मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब सन से लाइट आई, सन से देखिए ये लाइट आई। अब यहाँ ऑब्जेक्ट पे गिरेगी लाइट और ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट हुई। आप यहाँ खड़े हो, तो जब आप यहाँ खड़े हो तो ये आपकी आंख है मान लीजिए, तो आंख बना देते हैं। तो ये आपकी आंख है, तो यहाँ आपकी आंख में लाइट आई। तो जब ये लाइट आपकी आंख में आएगी तो आपकी आंख के अंदर एक स्क्रीन होती है जिसको हम रेटिना बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी सोर्स से लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती है और ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज के अंदर एंटर करती है तो आपको वो ऑब्जेक्ट विजिबल होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्योंकि अगर सोचिए कि आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं, वहां पे बहुत सारी चीजें रखी हुई है लेकिन आपको नहीं दिखाई देती। आपको क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि वहां पे कोई भी लाइट नहीं है जो उन ऑब्जेक्ट्स पे गिरने के बाद उनसे रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पे गिरे। ठीक है, और आप उसको देख सके। तो क्या होता है कि जब किसी भी सोर्स से लाइट किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद जब वो आपकी आंखों में गिरती है तब आप उसको देख पाते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बच्चों? चलिए ठीक है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। हमें समझ में आ गया कि हमें कैसे चीजें दिखाई देती हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरी बात, लाइट किस तरह की वेव है बच्चों? तो बच्चों मैंने यहां बोला कि लाइट वेव है। लाइट, लेकिन 20th सेंचुरी में यह एस्टेब्लिश हो चुका है कि लाइट ड्यूअल नेचर एग्जिबिट करती है। तो लाइट एग्जिबिट ड्यूअल नेचर। लाइट एग्जिबिट ड्यूअल नेचर। अब क्या मतलब है भाई ड्यूअल नेचर का? ड्यूअल नेचर का मतलब है कि कभी तो वो वेव की तरह बिहेव करती है, लाइट बिहेव एज वेव, एंड समटाइम लाइट बिहेव एज पार्टिकल। तो लाइट का जो पार्टिकल होता है बच्चों उसको हम क्या नाम देते हैं? तो लाइट का जो पार्टिकल होता है उसको हम नाम देते हैं फोटोन। ठीक है, तो लाइट लाइट कैसे नेचर एग्जिबिट करती है? तो लाइट एग्जिबिट ड्यूअल नेचर। जैसे क्या होता है कि आप लोग भी बहुत सारे नेचर शो करते हो। जैसे अपने पेरेंट्स के सामने सीधे साधे बच्चे बन जाते हो, लेकिन जब अपने दोस्तों के सामने जाते हो तो आप बहुत सारे नॉटी होते हैं। बहुत सारे डिफरेंट टाइप का नेचर होता है सभी का। जैसे बहुत सारे शरारती बच्चे होते हैं और बहुत सारे, जैसे अपने दोस्तों के सामने तो बहुत सारी शरारतें करते हैं लेकिन अपने घर में बिल्कुल पीसफुली रहते हैं। तो ये हमारा डिफरेंट नेचर है कि नहीं है? इसी तरह लाइट भी दो नेचर एग्जिबिट करती है, पहला वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। अच्छा बच्चों, और लाइट का जो पार्टिकल होता है उसको हम बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं उसको हम?
फोटोन। इसके बाद बच्चों आगे बात करते हैं, तो ये लाइनें हम मिटा दें, ठीक है, नोट डाउन कर लेना इसको। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो बच्चों हम लाइट बोलते किसको है? तो हम जिस लाइट को बोलते हैं उसमें बेसिकली 7 कलर होते हैं। मतलब जिसको हम लाइट बोलते हैं उसमें कितने कलर होते हैं बच्चों? तो हम जिसको लाइट बोलते हैं उसमें 7 कलर होते हैं। कौन कौन से? VI B G Y O R विबग्योर, ये 7 कलर होते हैं लाइट के अंदर। हम बेसिकली व्हाइट लाइट को ही लाइट बोलते हैं। तो वायलेट का B का मतलब है वायलेट, I का मतलब है इंडिगो, B का मतलब है ब्लू, G का मतलब है ग्रीन, Y का मतलब है येलो, O का मतलब है ऑरेंज, R का मतलब है रेड। इस तरह से ये 7 कलर होते हैं बच्चों। ये जो वायलेट कलर है इसकी वेवलेंथ लीस्ट होती है, तो इसकी वेवलेंथ कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 3800 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है इसकी। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 टू द पावर -10, तो 3800 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर के आसपास इसकी वेवलेंथ होती है। ये इसकी वेवलेंथ है। और जो रेड कलर है इसकी वेवलेंथ अप्रोक्सीमेटली 7800 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने एक रेंज बता दी आपको कि जो आपकी व्हाइट लाइट होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं और उनकी ये वेवलेंथ की रेंज है। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि आपकी जो लाइट होती है जिसे हम वेव बोलते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की होती है। तो लाइट इज वेव ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। या फिर हम ये कह सकते हैं कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। इसको चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। जैसे सन से हमारे पास लाइट आती है, तो सन से हमारे पास लाइट आती है तो सन से अर्थ के बीच में तो कोई मीडियम ही नहीं है। सिर्फ अर्थ के कितने किलोमीटर तक मीडियम है? 400 किलोमीटर तक। उसके बाद कोई भी मीडियम नहीं है। ठीक है, उसके बाद एटमॉस्फेयर से क्रॉस कर जाती है और कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया, उससे ये क्रॉस करके आ जाती है। तो इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। मीडियम ट्रांसपेरेंट होगा तब भी ठीक है और नहीं होगा तब भी ठीक है। और स्पीड कितनी है हमारी लाइट की? तो हमारी लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है बच्चों। ठीक है, तो लाइट के बारे में हमने कुछ बातें बताई कि लाइट में बेसिकली हम जिसको व्हाइट लाइट बोलते हैं, मतलब व्हाइट लाइट, तो हम जिसको लाइट बोलते हैं उसको वो क्या होती है? वो बेसिकली व्हाइट लाइट है जो हमें विजिबल है। तो व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं और इन 7 कलर की जो वेवलेंथ रेंज होती है वो 38 × 10⁻10 मीटर से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम यानी 7800 × 10⁻10 मीटर की रेंज में होती है। दूसरी बात, जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब है कि इसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, और लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में वो कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो यहां तक की बात मैंने बताई, आपको समझ में आ गई बच्चों? चलिए एक दो बातें और बताऊंगा, उसके बाद फिर हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो इसको हटा दूं मैं? तो चलिए इसको भी हटा देते हैं। बच्चों नोट्स बनाते चलिए आप साथ साथ। वैसे मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, चलिए तो इसको भी हटा देते हैं। इसके बाद बच्चों
ये एज्यूम किया जाता है कि लाइट का पाथ कैसा होता है कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो पहले तो यही एज्यूम किया जाता था कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है ना। तो ये एज्यूम किया जाता था कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। इट वाज assumed that light travel in straight line। ठीक है, तो होता भी ऐसा ही है बच्चों। तो इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है। आप एक काम करो, एक टॉर्च लो, आप एक टॉर्च ले लो। ये देखिए मैंने एक टॉर्च ले ली, ये मेरे पास टॉर्च है। अब यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब यहां से लाइट चलेगी, यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन लगा दी। तो जब यहां से लाइट चलेगी तो लाइट ऐसे करके जाएगी, ऐसे। यहां से लाइट गई वो तो रुक जाएगी बच्चों, देखिए, क्योंकि ओपेक है। ये कैसा है? ओपेक ऑब्जेक्ट है ये। तो जब भी आप लाइट के पाथ में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका एक शार्प शैडो बनता है पीछे, क्योंकि ये लाइट को ब्लॉक कर देता है। बनता है बच्चों शार्प शैडो। चलिए, तो यहाँ पे एक शार्प शैडो बनता है, और जो शैडो बनता है ये वो ये प्रूव करता है कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। चलिए ठीक है, तो लाइट कैसे चलती है? तो ये एज्यूम किया जाता है कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है बच्चों कि अगर ये जो ओपेक ऑब्जेक्ट है वो बहुत छोटा है। क्या है? अगर ये ओपेक ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो लाइट क्या करेगी? तो जैसे ओपेक ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है मान लीजिए, तो जो लाइट आ रही है वो बैंड कर जाती है, ठीक है। तो इफ ओपेक ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, इफ opaque object is very small, तो क्या होगा बच्चों? तो लाइट बैंड कर जाती है। किधर बैंड कर जाती है? कर्वेचर की तरफ, ठीक है। इस फिनोमिना को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, और ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो आपके एनसीईआरटी के अंदर उन्होंने एक टर्म यूज किया है डिफ्रैक्शन, तो मैंने ये बता दिया आपको कि डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो जब भी कोई बहुत छोटे साइज का ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के सामने आएगा, उसके पाथ में आएगा, तो लाइट हल्की सी बैंड कर जाएगी। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। चलिए, इसके बाद बच्चों हम आगे बात करते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने लाइट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया, और ये डिफ्रैक्शन के बारे में आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बात करते हैं। जैसे हमने कहा था कि लाइट चैप्टर में जो पहला पार्ट है हमारा वो रिफ्लेक्शन है, और हम रिफ्लेक्शन की ही बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो लेट्स सी, अब रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, तो इसको मिटा देते हैं बच्चों। तो देखिए, तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो क्या होता है बच्चों रिफ्लेक्शन? कोई बताएगा मुझे? चलिए ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बच्चों, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, वो आप देख लेना। कभी कभी रिफ्लेक्शन, कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, और फिजिक्स में स्पेलिंग मिस्टेक्स का कोई रोल नहीं है, ये आप जानते हैं। टीचर्स स्पेलिंग्स नहीं देखते फिजिक्स में। चलिए, रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों? इट इज फिनोमिना, इट इज फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे after striking smooth और पॉलिश्ड सरफेस। बच्चों, अगर कोई पॉलिश सरफेस है, ठीक है, जैसे मिरर है, तो आप उस पर लाइट गिराइए, लाइट उससे वापस आ जाएगी टकरा के।
तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमने बात की रिफ्लेक्शन की। क्या है रिफ्लेक्शन? इट इज फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग स्मूथ और पॉलिश सरफेस। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। तो अगला आता है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहला लॉ है हमारा फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये सब आगे बताऊंगा मैं, अभी बस लिखते चलिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये पहला लॉ है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से लिखते हैं हम, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, दूसरी बात है हमारी दूसरा सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ कहता है बच्चों आपका इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in the same plane. And meet at the point of incidence. ठीक है बच्चों, तो ये मैंने लिखे आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मैं एक डायग्राम बनाता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं इसको पूरी तरह से। तो बच्चों, ये जो मैंने रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिखी, इसको मैं हटा सकता हूं यहां से। ठीक है, ये आपने नोट कर ली होगी मेरे हिसाब से। तो चलिए रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन को मैं यहां से हटा रहा हूं। उसके बाद आप देखिए, तो ये रिफ्लेक्शन हटा दिया हमने। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास एक मिरर है। मान लीजिए ये मिरर है मेरे पास। ठीक है, मिरर में क्या करते हैं हम, एक सरफेस पेंटेड होती है। तो मिरर की ये वाली नीचे वाली सरफेस पेंटेड है, ऊपर वाली सरफेस स्मूथ होगी। तो ये तुम्हारा मिरर हो गया। अब इस मिरर पे लाइट इंसिडेंट करो, तो मान लीजिए ये लाइट इंसिडेंट कर दी मैंने, तो ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे हो गई। अब मिरर पे एक परपेंडिकुलर डालो, जहां पे लाइट इंसिडेंट हो रही है वहीं पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए मिरर के ऊपर। तो ये हो गया आपका नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम मिरर। तो मिरर से परपेंडिकुलर एक लाइन आपने ड्रॉ की है, इमेजिनरी लाइन, उसको बोलते हैं हम नॉर्मल। चलिए, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये रहा तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसको भी नोट डाउन कर देते हैं। ये है तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट यहां पे स्ट्राइक की, तो यहां से स्ट्राइक करके लाइट वापस चली गई। देखो ऐसे चली गई, चली गई कि नहीं चली गई बच्चों? तो ये हो गई तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रहा तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए, ये मिरर था, ये एंगल, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बता रहा हूं जो स्कूल में 10th क्लास में पूछा जा सकता है। मान लीजिए आपकी जो ये लाइट आ रही थी वो कैसे आ रही थी? ऐसे आ रही थी सीधे, यही तो रास्ता था इसका।
अगर मिरर नहीं होता तो ये सीधा जाती, लेकिन ये बैंड कर गई, यहां जाने की बजाय ये यहां चली गई, तो डेविएशन कितना हुआ? तो ये है, ये इसको एंगल को, ये जो एंगल मैंने बनाया है इस एंगल को बोलेंगे हम एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो आपकी लाइट कितनी डेविएट हुई बच्चों? अगर कोई मुझे बता सकता है, तो आपकी लाइट डेविएट हुई, ये टोटल एंगल कितना है 180, और ये आई और ये आर बराबर है। देखो हमारा फर्स्ट लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये आई और आर बराबर है। तो एंगल ऑफ डेविएशन को मैं डेल्टा लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल्स टू 180 माइनस या तो 2i लिख दो या 2r लिख दो, तो मैंने 2i लिख दिया। एंगल ऑफ डेविएशन कितना आया बच्चों तुम्हारा? एंगल ऑफ डेविएशन आ गया 180 माइनस 2i, ठीक है। तो ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। तो आपने साफ साफ देखा कि रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहां से हमने रिफ्लेक्शन भी समझ लिया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी समझ लिए, और रिफ्लेक्शन कैसे होता है ये भी देख लिया, ठीक है बच्चों। मेरे हिसाब से यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और अगर दिक्कत आती है तो वीडियो को फिर से स्टार्टिंग से जाइए और फिर से एक बार समझिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों अगली बात हम बता रहे हैं, तो इसको हटा दो, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों अगली चीज देखिए, अगली चीज है हमारी कि ये तो मैंने बताया कि अगर लाइट को मैंने कैसे इंसिडेंट किया, एक एंगल पे इंसिडेंट किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन अगर मैं उसको कैसे इंसिडेंट करता, बिल्कुल परपेंडिकुलर इंसिडेंट करता, मतलब उसको ऐसे इंसिडेंट करता, तो क्या होता? अगर लाइट बिल्कुल परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करते हम, तो वो ऐसे ही वापस चली जाती, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल रिफ्लेक्शन, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अगर लाइट मिरर के ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट होती है, तो वो अपने पाथ पे ही वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद ध्यान से सुनिए आगे, तो हम आगे की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अब आगे बढ़ेंगे, तो देखिए ध्यान से। इसके बाद मुझे कुछ बातें और लिखानी है। पहली बात, जब लाइट रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट एक मीडियम से आई, मान लो ये मेरा फर्स्ट मीडियम है, लाइट फर्स्ट मीडियम से आई, ग्लास पे स्ट्राइक की और वापस फर्स्ट मीडियम में ही चली गई, तो लाइट एक ही मीडियम में रहती है। रिफ्लेक्शन के अंदर लाइट एक ही मीडियम के अंदर रहती है, जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में वापस चली गई, ठीक है ना। तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। तो इन रिफ्लेक्शन properties of property of light like frequency, speed and wavelength remain same, ठीक है बच्चों। तो इन रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ लाइट लाइक फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड वेवलेंथ रिमेन सेम, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, और मेरा हर पॉइंट एक क्वेश्चन है। मैं जो पॉइंट लिखाता हूँ, नोट करने के लिए बोलता हूँ, जो पॉइंट लिखाता हूँ हर पॉइंट एक क्वेश्चन है, जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछा गया है। बच्चों मुझे पढ़ाते हुए 15 साल हो गए, मैं आईआईटी एंट्रेंस के बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेंस के बच्चों को पढ़ाता हूँ, एडवांस के बच्चों को पढ़ाता हूँ, नीट के बच्चों को पढ़ाता हूँ। 10th के बच्चों के लिए मैंने वीडियो अभी बनाया है आप लोगों के लिए, मैं पहले 9th 10th नहीं पढ़ाता था, लेकिन क्योंकि आपको अगर प्रिपरेशन करनी है तो आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आपकी फाउंडेशन को स्ट्रांग करने के लिए मैंने इस बार से सोचा है कि मैं 9th और 10th के वीडियो भी बना के दूंगा आपको फिजिक्स। इससे आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, और फाउंडेशन जिसका स्ट्रांग होगा उसी की बिल्डिंग मजबूत बनेगी, ठीक है बच्चों। चलिए तो इसके बाद आगे बात करते हैं बच्चों। तो आगे
हम आपको एक डिफरेंस लिखा रहे हैं, जैसे इमेजेस के बारे में डिफरेंस लिखा रहे हैं कि इमेजेस क्या होती है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस लिखा रहे हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में। तो बच्चों देखिए क्या होता है रियल इमेज, क्या होता है वर्चुअल इमेज। तो लेट्स सी। देखिए तो एक तो होता है बच्चों रियल इमेज, ये सब बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी खाली डिफरेंस लिख लो। एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। इमेज के दो तरह के दो टाइप होते हैं इमेज के। पहला रियल इमेज क्या होता है, तो दैट इमेज इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल यूनियन ऑफ लाइट रेज। मतलब लाइट रे के सचमुच मिलने की वजह से बनता है। और ये जो वर्चुअल इमेज बनते हैं वो बेसिकली एक्चुअल लाइट रेज के मिलने की वजह से नहीं बनते, क्योंकि जब लाइट रेज डाइवर्ज हो जाती है रिफ्लेक्शन के बाद तो आगे तो मिलेंगी नहीं, तो हमें क्या करना पड़ता है, उनको पीछे प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो सच इमेजेस आर कॉल्ड वर्चुअल इमेजेस। तो इमेजेस formed by producing light rays backward। ठीक है, तो वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसिंग लाइट रेज बैकवर्ड। उसके बाद रियल इमेज में अगला पॉइंट आता है कि ये इमेज हमेशा उल्टी होती है, तो ऑलवेज इन्वर्टेड। तो आप देखते ही समझ जाओगे अगर इमेज उल्टी है तो वो रियल होगी, और ये हमेशा सीधी होती है, ऑलवेज अपराइट। ठीक है बच्चों, अगली बात, इनको क्योंकि रियल एक्चुअल इमेज है ये, तो इनको आप स्क्रीन पे ले सकते हो। तो कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, these can't be taken on screen, these images can't be taken on screen। ठीक है बच्चों, जो नोट्स मैं लिखा रहा हूं इनसे बेटर नोट्स बन ही नहीं सकते, ये बेस्ट नोट्स हैं 10th क्लास के लिए। तो चाहो तो बना लो, वरना मेरे वीडियो सेव कर लो और इनको अपने पास रखो, इनको देखते रहो। इसके बाद तो ये बच्चों मैंने डिफरेंस बताया आपको, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस। नाउ मूव ऑन टू, अब मैं आपको बता रहा हूं डिफरेंस बिटवीन लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को भी हमने दो तरह से डिवाइड किया है। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट अपनी खुद की लाइट इमिट करते हैं उनको हम लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जस्ट लाइक सन। These are object which emit their own light। ठीक है, इनका एग्जांपल क्या है, सन हो गया। अगर बल्ब जल रहा है तो जलता हुआ बल्ब, तो जलते हुए बल्ब को क्या बोलेंगे, लाइटन्ड, LIGHTENED, लाइटन्ड बल्ब। बच्चों मैं बोलता जा रहा हूँ साथ में, अगर कोई मैं कुछ ग्रामेटिक मिस्टेक कर दूं तो समझ जाना। तो लाइटन्ड बल्ब एटसेट्रा, तो ये आपके लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गए। और नॉन लुमिनस लुमिनस और नॉन लुमिनस का मतलब क्या है, दे डू नॉट इमिट लाइट, ओन लाइट। इनके पास अपनी लाइट नहीं होती है,
इनका एग्जाम्पल क्या है, कोई भी हो सकते हैं, टेबल, चेयर, आप, पेन, टेबल, चेयर, एटसेट्रा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इमेजेस के दो टाइप बताए आपको, रियल इमेजेस, वर्चुअल इमेजेस। देन आई एम मूविंग टू लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। इसके बाद बच्चों हम आगे चल रहे हैं, तो आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक है प्लेन मिरर। तो हम बात कर रहे हैं प्लेन मिरर की। तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, यू सी, देखिए हटा दूं इसको, चलिए, तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर की क्या कहानी है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, तो आप अपने आप को देखते हो, डेली देखते हो प्लेन मिरर के अंदर। तो मान लीजिए ये प्लेन मिरर है और मैं आपको इमेज बनाना सिखा रहा हूं, इमेज कैसे बनती है। तो देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो हम हमेशा दो लाइट रे से इमेज बनाते हैं। तो एक लाइट रे तो बिल्कुल सीधी भेज दो, तो ये सीधी चली गई तो सीधी वापस आ जाएगी, देखिए ऐसे चली जाएगी। और दूसरी लाइट रे को ऐसे करके ऐसे भेज दो, रिफ्लेक्ट हो गई है। तो देखो ये तो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, और ये ऐसे जा रही है, तो आगे तो कहीं मिलेंगे नहीं। आगे नहीं मिलेंगे तो पीछे प्रोड्यूस करो, इमेज तो बनानी है। तो चलिए पीछे प्रोड्यूस करते हैं। जब आपने पीछे प्रोड्यूस किया तो आपने देखा कहां पे मिल रही है, ऐसा लग रहा है यहां कहीं मिलेगी आपस में। इसी तरह से ये जो बॉटम पार्ट है, यहां से भी एक लाइट रे को सीधा भेजो, तो वो बिल्कुल उसी पाथ से वापस आ जाएगी क्योंकि परपेंडिकुलर है। और दूसरी लाइट रे को एक एंगल पे भेजो, तो ये रिफ्लेक्ट होगी। तो देखो ये भी डाइवर्ज हो रही है, तो ये भी कहीं नहीं मिलेगी आगे जाके, तो इसको भी बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो करिए बैकवर्ड प्रोड्यूस। जब बैकवर्ड प्रोड्यूस करना किया हमने, तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ कहीं मिल रही है ये। तो जहां पे ये ऊपर वाली लाइनें कट कर रही हैं और जहां पे ये नीचे वाली लाइन कट कर रही है, उनको मिला दीजिए, ये तुम्हारी इमेज है। तो ये तुम्हारी इमेज बन गई, देखिए। तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट था और ये तुम्हारी इमेज बन गई। समझ में आया बच्चों? तो जब भी आपको इमेज बनानी होती है, आप हर पॉइंट से दो लाइट रे निकालते हैं, लेकिन यहाँ तो लाखों पॉइंट हो सकते हैं। तो इसीलिए हम अपनी जो बाउंड्रीज होती है, मतलब जो हेड होता है और जो टेल होता है, वहां से दो दो लाइट रे को निकाल के इमेज बना देते हैं। अब इमेज के कैरेक्टर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल साफ साफ हमको दिखाई दे रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है यहां से और इमेज का जो डिस्टेंस है मिरर से, वो बराबर है, दोनों बराबर डिस्टेंस में, मतलब u इज इक्वल टू v। तो पहला कैसी इमेज है? पहली बात है वर्चुअल, क्योंकि एक्चुअल लाइट रे के मिलने से नहीं बन रही है, और वर्चुअल है तो इरेक्ट तो होगी ही होगी, वो दिखाई भी दे रही है आपको। तीसरा सेम साइज की है, प्लेन मिरर में सेम साइज की इमेज बनती है। चौथा सेम डिस्टेंस पे, तो मिरर से सेम डिस्टेंस पे होती है। ठीक है, तो मिरर से सेम डिस्टेंस पे होगी। पांचवी बात, लेटरली इन्वर्टेड। क्या मतलब है लेटरली इन्वर्टेड का? तो बच्चों लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि जब आप मिरर में देखते हो तो लेफ्ट बिकम राइट एंड राइट बिकम लेफ्ट। मतलब हमारी बॉडी, जो लेफ्ट पार्ट है हमारी बॉडी का और जो राइट पार्ट है, वो आपस में कैसे हैं? मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की। आप देखो मेरा अंगूठा किधर है, आप देख रहे हो, तो मेरा अंगूठा किधर है? इस साइड में। अगर बीच में मैं मिरर लगा दूं तो मेरा अंगूठा किस साइड आ जाएगा? इस साइड में आ जाएगा। ठीक है, कभी करके देख लेना, बीच में मिरर लगाइए, ऐसे खड़े हो जाइए, बीच में मिरर लगाइए, ऐसे करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हमारी बॉडी एक दूसरे की, हमारा लेफ्ट और राइट एक सा नहीं है। ये क्या है? ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। हमारा लेफ्ट और राइट क्या है? एक दूसरे की मिरर इमेजेस। तो लेटरली इन्वर्टेड होती है इमेज। ठीक है,
तो ये हमने बताया आपको इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ये करेक्टर होते हैं, याद रखिएगा। प्लेन मिरर में हमेशा सेम साइज की इमेज मिलती है और कहां से, मिरर से सेम डिस्टेंस पे फॉर्म होती है। ठीक है, तो इनको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं आज आपसे फिर से। तो हमारी अगली बात है बच्चों, इसको हटा देते हैं। अब मैं कुछ 2-3 क्वेश्चंस ले रहा हूं आपको इससे रिलेटेड, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूं, उससे सब चीज क्लियर हो जाएगी आपको, बिल्कुल याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, मान लीजिए x डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगी, मान लीजिए यहां इमेज बनेगी, कितने डिस्टेंस पे होगी, वो भी x डिस्टेंस पे ही होगी, बराबर डिस्टेंस पे होती है हमेशा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि इफ ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड मिरर by 2 centimeter, then by what distance image move toward। अब दो क्वेश्चन है इसमें। हमने बोला कि if object move toward mirror by 2 centimeter, then by what distance image move toward पहला मिरर, और दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि अगर ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर आगे चला गया तो इमेज मिरर के पास कितनी आ जाएगी। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड मिरर by 2 centimeter, then image will also move toward mirror by same 2 centimeter। ठीक है ना, क्यों, तो ये पहला आंसर हो गया, तो ये आंसर नंबर 1 हो गया हमारा, आंसर नंबर 1। क्यों, क्योंकि अगर ये 2 सेंटीमीटर आगे आ गया तो इसका नया डिस्टेंस कितना हुआ, x-2, तो इसका जो नया डिस्टेंस होगा वो भी x-2 होगा। समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन दूसरा आंसर क्या होगा, अभी इन दोनों के बीच में आपस में डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच आपस में डिस्टेंस है 2x, और इसको अगर 2 सेंटीमीटर आगे चला गया और ये भी 2 सेंटीमीटर आगे चला गया, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के पास कितने आ गए, तो 2 सेंटीमीटर आगे जाने के बाद ये यहाँ आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आगे जाने के बाद ये यहाँ आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, कितना हो गया बच्चों, 2 सेंटीमीटर कम ये हो गया, 2 सेंटीमीटर कम ये हो गया, यानी 4 सेंटीमीटर कम हो गया। ठीक है, तो अगर वो पूछता है कि भाई व्हाट डिस्टेंस इमेज मूव टुवर्ड ऑब्जेक्ट, तो इमेज ऑब्जेक्ट की तरफ कितने डिस्टेंस से मूव कर गई, 4 सेंटीमीटर से। इमेज मूव टुवर्ड ऑब्जेक्ट बाय 4 सेंटीमीटर। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर से आगे जाता है तो इमेज भी 2 सेंटीमीटर से आगे आएगी। ठीक है, तो मिरर के रेस्पेक्ट में तो इमेज 2 सेंटीमीटर ही आगे आ रही है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर से कम हो गया। पहले 2x का डिस्टेंस था, अब कितना हुआ, 2x - 4। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ गया। बात समझ में आ गई। और ये क्वेश्चन स्पीड के साथ भी बन सकता है। जैसे अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो इमेज कितनी स्पीड से मूव करेगी, 2 सेंटीमीटर की स्पीड से मूव करेगी मिरर की तरफ। और अगर ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करने की बात आएगी तो डबल स्पीड यानी 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करेगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये क्वेश्चन।
चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद बेटा मेरा अगला एक और क्वेश्चन है, लास्ट नहीं मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। एक और अगला क्वेश्चन है कि अगर आपको अपनी पूरी इमेज देखनी है तो मिरर की मिनिमम हाइट क्या होनी चाहिए? तो टू सी योर फुल इमेज, what is minimum height of mirror? Minimum height of mirror required. तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि जितनी हमारी हाइट है उतना ही चाहिए। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। हमको कितनी हाइट चाहिए? मान लीजिए ये आपकी हाइट है, आपकी हाइट कितनी है? ये आपकी हाइट है, ठीक है, ये आपकी हाइट है। आपकी आंख कहाँ पे है? आपकी आंख यहाँ पे है, ये आपका हेड है। तो मिरर की हाइट क्या होनी चाहिए? तो हाइट ऑफ मिरर होना चाहिए, हाइट ऑफ मिरर स्मॉल h इज इक्वल्स टू आपकी हाइट का आधा। कितना होना चाहिए? आपकी हाइट का आधा। लेकिन यहां ध्यान रखने की बात यह है कि जो मिरर का टॉप होना चाहिए, मिरर का टॉप कहां होना चाहिए? यहां से स्टार्ट होना चाहिए। मतलब मिरर का जो टॉप है ये h हाइट है इसकी, स्मॉल h, और आपकी टोटल हाइट है कैपिटल H। मिरर का जो टॉप है वो आपकी आंखों और आपके फोरहेड के जस्ट बीच में होना चाहिए। तो टॉप ऑफ मिरर मस्ट लाई बिटवीन आईज एंड हेड, फोरहेड और आईज के बीच में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एक नंबर का क्वेश्चन है कि आपको अपनी फुल इमेज देखनी है तो मिरर की मिनिमम हाइट क्या होनी चाहिए? तो मिरर की मिनिमम हाइट होनी चाहिए h/2, यानी आपकी हाइट का आधा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, बोलिए ठीक है कि नहीं ठीक है? और मुझे बताइए कि क्या आपको मजा आया कि नहीं आया फिजिक्स पढ़ने में? बच्चों आज पहला वीडियो डाला है मैंने, मैं 10th के वीडियो डालूंगा, एंड बिलीव मी फिजिक्स में अगर आपको मजा नहीं आएगा आप फाड़ के रख दोगे फिजिक्स को, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए आज हम यही खत्म कर रहे हैं, बाय फॉर टुडे। इसको नोट कर लेना, इसको सेव कर लेना। दूसरा, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो मेरा YouTube चैनल नया है, उसको सब्सक्राइब करो, उसको फॉरवर्ड करो। जितना फॉरवर्ड करोगे उतने बच्चों को फायदा होगा। ओके बच्चों, चलो बाय।